हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा राधे राधे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम आपको पढ़ा रहे थे द्विघात समीकरण। कल के क्लास में हम दो घात समीकरण की चर्चा किए थे। कल दो घात समीकरण हमारा शुरू हुआ था और कल की क्लास में हमने यही समझा था कि दो घात समीकरण किन किन चीजों से मिलकर बना होता है और द्विघात समीकरण होता क्या है। और अपने किताब की प्रश्नावली 4.1 को हमने हल किया था। 4.1 में हमने ये देखा था कि हमें ये दिया गया था कि आप ये बताइए, निम्नलिखित समीकरण की जांच कीजिए और बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कल हम बड़े अच्छे से द्विघात समीकरण समझे थे कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं। कल आपको हमने बताया भी था जिसकी अधिकतम घात 2 हो वो दो घात समीकरण होगा, और जो हमारा दो घात समीकरण का व्यापक रूप होता है व्यापक रूप में भी होना चाहिए। ठीक है ना। अभी 4.1 के आपके 4 सवाल बाकी हैं। वो शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल हैं। उनमें आपको करना क्या है, जैसा आपको तो सवाल पे दिया होगा उसके एक द्विघात समीकरण बनाना है और उनके मूल निकालने। तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने पड़ेंगे। तो उन सवालों को करने से पहले हमें ये जानकारी ले लेना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूल होते क्या हैं। ठीक है ना। चलो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ। आज हम क्या पढ़ेंगे? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण के मूल। चलो, आज हम क्या पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल। मूल होते क्या है पहले आप ये लिख लो। लिख लो, फिर हम समझा देंगे कि मूल होते क्या है। देखो, किसी भी द्विघात समीकरण में किसी भी द्विघात समीकरण में आप लिख लीजिए फिर समझाएंगे। किसी भी द्विघात समीकरण में x जो चर होता है के मान को क्या बोलते हैं? के मान को, जो x का मान निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। अच्छा, x का ही मान को मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समीकरण में x क्या है? x एक अज्ञात राशि है। ऐसा है, x एक अज्ञात राशि है और समीकरण के द्वारा इस अज्ञात राशि का ही तो हम मान निकालते हैं। तो इस जो x का मान हम निकालते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? मूल कहते हैं। अच्छा, मूल होंगे कितने वो किस पे निर्भर करेगा? वो समीकरण की घात पर निर्भर करता है कि समीकरण की, क्या लिखेंगे? समीकरण की अधिकतम जितनी घात होगी, कल भी हमने बताया था, अधिकतम जितनी घात होगी समीकरण के उतने मूल निकल के आएंगे। क्या बताया था? समीकरण के उतने मूल निकल के आएंगे या उतने मूल निकलेंगे। ठीक है। हमने क्या बोला? किसी भी द्विघात समीकरण x चर के मान को, किसी भी द्विघात समीकरण में x चर के मान को हम मूल कहते हैं।
क्या कहते हैं, मूल। और ये वो मान होते हैं जो समीकरण को क्या करते हैं, बराबर करते हैं या संतुष्ट करते हैं। कहने का मतलब चर एक अज्ञात राशि है, समीकरण के द्वारा हम इन चरों का ही मान निकालते हैं और समीकरण के कितने मूल होंगे वो उनकी अधिकतम घात पर निर्भर करता है। समीकरण के जितने मूल, जितनी अधिकतम घात होगी उतने मूल निकल के आएंगे। अब भैया द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होते हैं, सॉरी अधिकतम घात कितनी होगी, 2। अब अधिकतम घात 2 होगी तो मूल कितने निकल के आएंगे, 2। समझ में आया आपको। द्विघात समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो उसके मूल भी कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। और ये मूल होते क्या है, जो हमारा ये चर है x है, ये x जो हमारा चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल कहते हैं। और मूल होते क्या है, x का जो मान निकल के आएगा वही तो हमारा मूल है। और x का जो भी मान निकल के आएगा, जो मूल निकल के आता है वो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मूल क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल एक ऐसा राशि है जो समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है या फिर उनको बराबर करता है। जैसे आप ये समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हम आपको बताएं, देखिए अगर हमने कोई समीकरण लिख दिया, क्या लिख दिया, कोई समीकरण हमने लिख दिया 0। अब x के 2 मान निकल के आएंगे। अब 2 कैसे मान निकल के आएंगे, x के 2 वो मान होंगे जो अगर हम इस समीकरण पे रख देंगे तो समीकरण को क्या कर देगा, संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट का मतलब ये कर देगा कि जो बराबर का चिन्ह है ये दर्शाता ये है कि हमारा जो ये क्या है, बायां पक्ष है, किसके बराबर है, दायां पक्ष के। कहने का मतलब x के वो 2 मान निकल के आएंगे जो यहाँ पर हम रख देंगे तो दोनों को क्या कर देगा, ये बराबर कर देगा। अगर इधर 0 है तो इसको भी क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो मूल वो तो मूल क्या होते हैं, मूल हमेशा चर का निकलता है। चर के वो मान जो समीकरण पे हम रख दें तो क्या कर दे, 0 कर दे। बराबर में 0 ही तो है, या जो भी इधर होगा उसके बराबर ला दे, या फिर समीकरण को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। अब x के 2 मान जो हम निकाल के यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हमारे इस पक्ष के वो बराबर हो जाएगा। समझ में आया मूल क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आया। चलिए आपने द्विघात समीकरण के मूल पढ़ लिया। अब मूल को निकालेंगे कैसे, ये हमको पढ़ना है। तो मूल निकालने की कितनी विधियां होती हैं, 3 विधि होती है। कितनी विधि होती हैं, 3। देखो द्विघात समीकरण के मूलों को, द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने की कितनी विधि है, निकालने की विधि। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि भैया द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। अब मूल तो होते हैं लेकिन उन्हें निकाला कैसे जाता है वो आपको पढ़ना है। चलो अब कितनी विधि होती हैं, 3 विधि। पहला नंबर आपका क्या होता है, गुणनखंड विधि। क्या होता है, गुणनखंड विधि। और दूसरा नंबर क्या होता है आपका, श्रीधराचार्य सूत्र विधि। क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि।
और तीसरा क्या होता है आपका, पूर्ण वर्ग विधि। क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि। आपके किताब में या बच्चों को ज्यादातर कौन सी विधि बताई जाती है, गुणनखंड विधि बताई जाती है। कौन सी विधि बताई जाती है, गुणनखंड विधि बताई जाती है, क्योंकि ये विधि सबसे आसान होती है और बच्चों को समझ में आसानी से आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको तीनों विधि से सवाल को हल करके बताएंगे कि मूल को कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब आपको जो अच्छा लगे आप वो विधि से कर सकते हैं। समझ में आया। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे, गुणनखंड विधि कि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल को हम कैसे निकालते हैं। समझ गए आप। तीन विधियां होती हैं द्विघात समीकरण के मूल को निकालने की। सबसे पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। ज्यादातर इसी विधि का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये विधि बच्चों को समझ में आसानी से आती है। और दूसरी क्या है, सीधाचार सूत्र विधि। तीसरी क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। अब गुणनखंड विधि के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हम आपको तीनों विधि बताएंगे बारी बारी से। पहले आज हम किस पे चर्चा करेंगे, गुणनखंड विधि पे। इससे कैसे द्विघात समीकरण के मूल निकालते हैं, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, गुणनखंड विधि। इसके अब आपको हम तीनों विधि बताएंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे किस पे, गुणनखंड विधि पे। फिर हम इन बात दोनों पर चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है ना। आज किस पे चर्चा करेंगे, गुणनखंड विधि पे। चलो तो आज हम गुणनखंड विधि लेते हैं कि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल हम कैसे निकालते हैं। चलिए तो आज हम क्या देखेंगे, गुणनखंड विधि। तो आप डाल लीजिए गुणनखंड विधि। इसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फैक्टोराइजेशन। फैक्टोराइजेशन फैक्टोराइजेशन फैक्टराइजेशन क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम इस विधि की चर्चा करेंगे। देखो इस विधि को करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चा कहता है सर जी फिर हमें ये समझ में नहीं आया कैसे होता है, ठीक है ना। तो इस विधि को पढ़ने से पहले हमें इनकी बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक चीज नहीं समझेंगे तो आपको चीज समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे, इनको समझने से पहले द्विघात समीकरण में कितने ऑपरेटर होते हैं, 4 जो इस्तेमाल होते हैं। तो हम आज 2 ऑपरेटर के विषय में बात करेंगे। ऑपरेटर मतलब संकारक। संकारक मतलब गणित के चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं किसको, द्विघात समीकरण को। अब कौन कौन सा ऑपरेटर की हम बात करेंगे, एक तो हम करेंगे जोड़ की। किसकी करेंगे, जोड़। दूसरी किसकी करेंगे, घटाना की, ठीक है ना। तो आज हम 2 ऑपरेटर की बात करेंगे और इन 2 ऑपरेटर, अगर देखो हर ऑपरेटर अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम उनका होता है, अलग अलग तरह से ऑपरेट करते हैं। अगर ये 2 ऑपरेटर आपस में मिल जाएं तो ये एक दूसरे के साथ कैसा ऑपरेट करेंगे, ये इस चीज को हमें समझना है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि बिना बेसिक समझे आपको गुणनखंड विधि समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, फिर आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। चलिए, ऑपरेटर मतलब गणित के चिन्ह। ऑपरेटर मतलब गणित के चिन्ह, ठीक है, साइन। अब हम 2 ऑपरेटर की बात करेंगे कि अगर 2 ऑपरेटर आपस में मिलते हैं तो कैसे ऑपरेट करते हैं एक दूसरे, ठीक है ना। चलो कुछ चीज लिखवा रहे हैं, आप लिख लीजिए। प्लस प्लस ऑपरेट क्या करेंगे, माइनस, सॉरी प्लस बनाएंगे। प्लस माइनस ऑपरेट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस माइनस ऑपरेट क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
माइनस प्लस ऑपरेट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। इन चीजों का इस विधि में बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये काम कैसे करता है वो आपको हम बताएंगे। देखो इसे आप पहले एग्जाम्पल, अभी आप इसको भूल जाइए, पहले आप ये समझिए कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये समझ में आ गया ना तो आपको ये बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने पहले बताया कि चीजों को रटना नहीं है, हम रटाते नहीं, हम समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पूरी जिंदगी आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आप रट्टा मारोगे तो समय के साथ साथ वो भूल जाएगी, समझिए। चलो हमने अगर कोई संख्या ले ली, क्या ले ली, देखना ध्यान से पढ़ना, हमने क्या ले ली, 3। क्या ले लिया, 3। देखो यहाँ बड़े ध्यान से समझना जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम पहली चीज, कोई भी संख्या अकेले नहीं आती, आप लिख लो, कोई भी संख्या अकेले नहीं आती या होती, ये आप नोट करके लिख लो। कोई भी संख्या अकेले नहीं आती, हमने क्या बोला, कोई भी संख्या अकेले नहीं आती। संख्या हमेशा अपने साथ एक चिन्ह लेके आती है। क्या लिखोगे, ये नोट करके लिखो, ये बहुत जरूरी है। संख्या हमेशा अपने साथ एक चिन्ह लेके आती, क्या लेके आती है, एक चिन्ह लेकर आती। हमने क्या बोला, कोई भी संख्या अकेले नहीं होती, संख्या हमेशा अपने साथ क्या लेके आती, एक चिन्ह लेके आती। समझ में आया आपको, इस चीज पे गौर करना। कोई भी संख्या अकेले नहीं आती, संख्या हमेशा अपने साथ एक चिन्ह लेकर। आपको लगता होगा कि ये 3 है, ये अकेला, अकेला नहीं है, यही समझने वाली चीज है। देखो बड़े डिटेल से बताऊंगा आपको। गणित में जितनी भी संख्या होती हैं वो अकेले नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। उनके साथ हमेशा कोई ना कोई चिन्ह लगा होता है, ठीक है ना। अब वो कैसे, वही आपको हम समझाएंगे। देखो चिन्ह तो बहुत होते हैं, लेकिन हम चर्चा किसकी करेंगे आज, प्लस और माइनस की, बस, ठीक है ना। अगर नॉर्मली हमारे 4 जो ऑपरेटर की बात करें हम, किसकी किसकी, प्लस माइनस गुणा और भाग। अब इन पे गौर करना। ऑपरेटर भी कई तरह के होते हैं, जैसे इंसान अलग अलग तरह के होते हैं, उनका व्यवहार, उनका नेचर अलग होता है, वैसे ऑपरेटरों का भी अलग अलग व्यवहार होता है। देखो अब भैया ये जो माइनस होते हैं ना और ये गुणे होते हैं भाग, ये दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है, इन्होंने क्या शर्त रखी, अगर हम किसी संख्या के पीछे लगेंगे तो भैया हम अपने आप को भी दिखाएंगे। कहने का मतलब क्या होता है ना, कोई चीज होता है, मेन आदमी अपने पीछे लोग लगवा के काम तो करवा लेता है, और क्रेडिट क्या कर लेता है, पूरा क्रेडिट खुद में ले लेता है। अब किसी को नहीं पसंद है, बोले भैया काम तो हम करते हैं और क्रेडिट पूरा वो ले लेता है, तो हमें भी उसका कुछ रॉयल्टी देनी चाहिए। तो वही इनके साथ है। ये कह रहे हैं भैया अगर हम किसी संख्या क्या कहती है भैया, संख्या इनसे मदद मांगती है, क्या करती है, मदद मांगती है। अब मदद करने, अगर कोई इंसान से तुम काम करवाओगे या उससे कहोगे आके मेरी हेल्प कर दो, तो उसको तुम हमेशा अपने पीछे तो रखोगे, क्योंकि जो काम करने तुम जा रहे हो वो तुमको ही पता है, उसको तो पता नहीं। जैसे तुम काम को करोगे उसको ऐसा गाइड करोगे और तुम्हारे साथ साथ पीछे पीछे वो भी काम करेगा। तो ये आपको दिमाग में बैठा लो, जिसकी आप मदद लेते हो या जिससे आप काम करवाते हो वो हमेशा आपके पीछे होगा। क्यों, मेन आदमी जिसको काम पता है वो आगे ही तो होगा। तो आप ये समझ लो कि भैया जो ये 3 चिन्ह होते हैं ना, ये कह रहे हैं भैया अगर हम आपकी मदद करने आएंगे हमको रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए। रॉयल्टी का मतलब कि हमको आप साथ में दिखाओगे, क्या करोगे, दिखाओगे। आपने क्या बोला, कोई भी संख्या अकेले नहीं आती, संख्या हमेशा अपने साथ एक चिन्ह लेके आती है। समझ में आया। तो हमने क्या बोला, ये अकेला नहीं आती, इनके साथ क्या होता है, चिन्ह होता है, माइनस, गुणा और भाग। इनमें से एक चिन्ह ऐसा है जो दोनों तरह में राजी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है,
उसका नाम क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। अब प्लस भैया कहते हैं कि भैया हमें आप रॉयल्टी दो या फिर ना दो, आप हमसे काम ले लो, हम आपका काम कर देंगे, ठीक है ना। कुछ आदमी होते हैं ना थोड़े नेक होते हैं और नरम दिल के होते हैं, तो भैया एक्स ये किस पे है? ये प्लस की क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है? प्लस की क्वालिटी है। प्लस कह रहे भैया आप हमको दिखाओ या ना भी दिखाओ, हम तब भी आपका काम कर देंगे। समझ में आया? तो जिस भी संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं लगा होता उसको हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। ये यहां से निकल के आया। हमने क्या बोला? प्लस थोड़ा से फ्लेक्सिबल लचीला है। वो क्या कह रहा है कि आप हमको अपने पीछे दिखाओ या मत भी दिखाओ, हम तब भी आपका काम कर देंगे। क्या कहा उसने? कि आप हमें दिखाओ या ना भी दिखाओ, हम आपका काम क्या कर देंगे? कर देंगे। तो प्लस के साथ क्या इनकी डील हो गई? भैया हम आपको दिखाएं या ना दिखाएं, आप दोनों तरह से क्या है? राजी है। तो मतलब प्लस, इसीलिए किसी संख्या के पीछे अगर हम कुछ कोई चिन्ह नहीं होता तो इसको हम क्या लेते हैं? उसको हम प्लस का लेते हैं। मतलब वो प्लस कैसा है? प्लस दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता है। अब अगर हमने नॉर्मल कोई संख्या लिख दी 5, तो आप सोचोगे सर ये 5 5 नहीं है, ये प्लस का 5 है। क्यों? कोई भी संख्या अकेले नहीं आती, वो हमेशा अपने साथ क्या लेके आती है? एक चिन्ह लेके आती है। अब जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं होगा उसको हम प्लस क्यों लेते हैं? हमने आपको बताया कि प्लस दोनों तरफ से राजी हो गया। भैया आप दिखा दो या ना दिखाओ, हम दोनों तरफ से राजी, ठीक है ना। इसलिए इनको दिखाया नहीं जाता, इनको रॉयल्टी नहीं दी जाती। लेकिन रहता कौन है? जिस वो प्लस ही रहता है, क्योंकि प्लस के साथ क्या हो गई? प्लस के साथ ये डील हो गई, भैया हम आपको दिखाएं या ना दिखाएं, या प्लस से इस चीज की मांग हो गई, प्लस भी राजी हो गया कि भैया आप हमें मत दिखाया करो, हम आपका काम कर देंगे। इसीलिए प्लस को हम दिखाते नहीं है, लेकिन प्लस रहता है। समझ में आया ना? जिस संख्या के पीछे कोई चिन्ह नहीं होगा हमेशा हम प्लस ही लेते हैं। हाँ चलिए दोस्त, लाइट चली गई थी, तो लाइट आ गई है। चलिए फिर से क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, लाइट चली गई थी, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि कोई भी संख्या अकेले नहीं आती है, संख्या हमेशा अपने साथ एक चिन्ह लेके आती है। थोड़े एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ बराबर है। अभी क्या है, लाइट चली गई थी तो 1 मिनट के लिए लाइट चली गई थी, अंधेरा अंधेरा हो गया था। चलो, हमने क्या बोला? कोई भी संख्या अकेले नहीं आती है, संख्या हमेशा अपने साथ एक चिन्ह लेकर आती है। तो सब संख्या देखो जो और चिन्ह है, लेकिन भैया हमें रॉयल्टी चाहिए। आप अगर हमें इस्तेमाल करोगे तो हमें आप अपने पीछे दिखाओगे। इसीलिए सब संख्या के पीछे माइनस को दिखाया जाता है, घोड़े को दिखाया जाता है और भाग को दिखाया जाता है, लेकिन प्लस को हम नहीं दिखाते हैं। क्योंकि प्लस ने क्या बोला? भैया आप हमें दिखाओ या मत दिखाओ, हम दोनों तरफ से क्या है? राजी हैं। समझ में आया आपको क्या कह रहे हैं? इसीलिए प्लस को हम दिखाते नहीं है, लेकिन प्लस छिपा होता है। तभी हम कहते हैं कि जब किसी भी संख्या के पीछे कोई चिन्ह हमें नहीं दिखता तो हम प्लस का क्यों लेते हैं? इसी कारण से लेते हैं कि प्लस को हम दिखाते नहीं है, लेकिन प्लस उस संख्या के पीछे कौन चिन्ह होता है? प्लस का। बच्चे कहते हैं ना, पढ़ाया जाता है कि सर जी किसी भी संख्या के पीछे अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो हम उसे क्या लेते हैं? प्लस का। प्लस कहाँ से लेते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक चीज आप और लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, एक चीज आप और लिख लीजिए। देखिए क्या लिखवा रहे हैं, एक नोट आप और लिख लीजिए। हमने क्या बोला आपसे कि जो चिन्ह होगा, जो चिन्ह होगा वह हमेशा संख्या के पीछे आएगा। कहाँ आएगा? पीछे आएगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हमने क्या बोला? कोई भी संख्या अकेले नहीं होगी, संख्या अपने साथ एक क्या लेके आएगी? चिन्ह लेके आएगी। कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई भी देते और नहीं भी दिखाई देते। आप ये समझ, 3 चिन्ह दिखाई देते हैं, इन्होंने रॉयल्टी मांगा। प्लस एक ऐसा है जो दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता। तो अगर कोई संख्या तुम्हें अकेले दिखे कि सर यहाँ 3 अकेले लिखा है, तो उससे अकेला मत समझना, समझ जाना वो प्लस भैया होंगे, ठीक है ना। चलो, जो चिन्ह होगा वो हमेशा संख्या के पीछे, जो भी चिन्ह आएगा देखो
वो कहाँ होगा, वो हमेशा संख्या के पीछे आएगा। कोई भी संख्या अकेले नहीं होती, संख्या हमेशा अपने साथ एक चिन्ह लेके, और चिन्ह कहाँ आता है, हमेशा संख्या के पीछे रहता है। जो चिन्ह होगा वो हमेशा संख्या के पीछे होगा, समझ गए। और जब प्लस और माइनस को हम ऑपरेट करेंगे तो जो नया संख्या निकल के आएगा ना, प्लस माइनस कर काम करेंगे तो काम का फल आएगा, वो फल में कौन सा चिन्ह लगेगा वो आपको भी बताएंगे। इतना आपको समझ में आया, आई होप समझ में आया हो, ठीक ना। चलो, तो अगर 3 लिख दिया तो इसे 3 नहीं समझना, क्या बोलोगे, प्लस का 3 है, ठीक है ना, समझ में आया। अगर 5 लिख दिया तो 5 नहीं समझोगे, क्या बोलोगे, प्लस का 5 है। 6 लिख दिया तो प्लस का 6, अकेला संख्या नहीं आता, अपने साथ चिन्ह लेके आता है। प्लस भैया दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते हैं, ये दोनों तरफ से राजी हो जाते हैं, समझ गए। चलो आगे समझो। अब आपने ये समझ लिया, अब आप एक चीज और समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हम बता रहे हैं। इन्हीं का खेल है आपका गुणनखंड विधि में, ठीक है ना। चलो, जैसे हमने आपको बोल दिया, ये आप समझने की कोशिश करिए। हमने बोल दिया कि 3 और माइनस का 4, अब आप बताइए कितना होगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है, पहले चिन्ह देखना। पहली चीज क्या देखोगे आप, चिन्ह देखोगे। जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं आप क्या लोगे, प्लस का, क्योंकि प्लस भैया दोनों तरफ से राजी होते हैं। अब चिन्ह का ये देखना है कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस, हमने क्या बोला, प्लस माइनस। अब आप यहाँ देखो कि प्लस माइनस अगर ऑपरेट करेंगे तो क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइनस। पहली चीज आप चिन्ह देखोगे, फिर चिन्ह कैसे ऑपरेट करते हैं आप वो देखोगे। अब आपको पता लग गया भैया ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो माइनस होगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में घटेंगे। क्या होंगे, घटेंगे। अब सर 3 में से 4 घटेगा नहीं, कोई बात नहीं, आप ये नहीं देखना है 3 में से 4 घटेगा नहीं घटेगा, बड़ी संख्या से घटेगा ना, घटा दो आप ये बताओ। देखो पहले चिन्हों का खेल मत देखना, क्या लगेगा क्या नहीं लगना। पहली चीज आप ये देखो कि जो चिन्ह इसमें कौन कौन से हैं, और दोनों मिलते हैं तो कौन सा काम करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। आपने देखा भाई सर इसमें प्लस माइनस है, और प्लस माइनस बराबर होता है माइनस। अब हमें पता लग गया सर जी ये घटेगा। अब घटा तो आप 3 से नहीं घट रहा, 4 से घटा दो। सर जी हमने घटा दिया, हमारा निकल के आया 1। क्या निकल के आया, 1। अब 1 आ गया, हमने क्या बोला, कोई भी संख्या अकेले नहीं आती है, हर संख्या अपने साथ क्या लेके आती है, एक चिन्ह लेके आती है। और चिन्ह कहाँ आएगा, संख्या के हमेशा पीछे आएगा। देखो अब अगर इन दोनों से निकल के ये बना है, ये एक इन्हीं से तो निकल के बाहर आया है, तो अब भैया ये कह रहे हमें भी चिन्ह दो। क्यों, ये निकला तो यहाँ से है, तो किसी और से तो मांगेगा नहीं, पड़ोसी से। अब इन दोनों में से इसको चिन्ह कौन देगा, ये कह रहे हम नहीं देंगे, 4 भैया कह रहे हम नहीं देंगे। अब इनमें झगड़ा हो गया, तो किसी सज्जन व्यक्ति आए, उन्होंने बोला भैया जिसके पास ज्यादा है वो दे दो। ये ज्यादा मतलब संख्या में जो तो आप क्या, भैया 4 आप बड़े हो आप दे दो, आपके पास ज्यादा है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि जो बड़ी संख्या होती है उसी के पीछे वाला चिन्ह हमेशा दिया जाता है जो निकल के आता है। या ऐसे समझ लो जो बड़ी संख्या होती है उसी के पीछे वाले चिन्ह हम लगाते हैं जो हमारा निकल के आता है, ठीक है। चलो, तो बड़ी संख्या क्या है, 4। अब 4 के पास जो होगा वही तो देगा ना, वो किसी और का तो लेकर छीन के नहीं देगा। 4 के पास क्या है, माइनस, तो इसको क्या देगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस का 1। एक और समझो, हमने बोल दिया -4 प्लस का 8। अब आप क्या करोगे, पहले तो आप चिन्ह देखोगे कौन कौन से चिन्ह, सर जी इसमें माइनस और प्लस। अब इनका काम कैसे करते हैं, इनको ऑपरेट कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इनका। आप करोगे सर माइनस प्लस हमें पता है क्या होता है, माइनस होता है। सर जी ये घटेगा, क्या होगा, घटेगा। अब घटा दो, घटाने में ये मायने नहीं रखता कि सर छोटी संख्या से बड़ी घटेगी कि नहीं, बड़ी से घट रही ना, आप इधर से घटा दो इसको। सर 8 में 4 गया, कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। हमने क्या बोला, कोई भी संख्या अकेले नहीं होती, अपने साथ एक चिन्ह लेके आती है, और चिन्ह हमेशा उसके पीछे होता है। चलो, अब
चिन्ह कौन इसको देगा? बड़ी संख्या हमेशा चिन्ह देगी, या फिर बड़ी ऐसा नहीं कि सर जी कह दो -4 सर छोटा होता है और 3 प्लस बड़ा होता है, आप तो सर 4 को बड़ा बोल रहे हैं। चिन्ह के हिसाब से नहीं, समझाने के लिए खाली संख्या की बात कर रहे हैं, अभी चिन्ह की नहीं कर रहे। या फिर आप ऐसे समझ लो कि हमेशा जो नंबर बड़ा होता है संख्या, उसी के पीछे वाला चिन्ह हम इस पे लगाते हैं। बड़ी संख्या कौन? 8, 8 के पीछे क्या? प्लस, क्या लगा दोगे? प्लस। समझ में आया भाई? चलो, तो आपको ये समझ में आ गया। अब आप देखो, ये आप समझ रहे ना। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे गुणनखंड क्या होता है। ऐसा थोड़ा है कि आप गुणनखंड, देखो बच्चों को बताया क्या जाता है, गुणनखंड विधि बोल दी भैया, गुणनखंड विधि से दो घात समीकरण के मूल का। अब ये होता क्या है, आज तक बच्चे को समझ में आता ही नहीं, क्योंकि पढ़ाया जाता नहीं। बस जो तरीका होता है वो बच्चों को बता दिया जाता है। हमने क्या बोला? रटना नहीं है, हर चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम समझेंगे कि गुणनखंड क्या होता है। क्या समझेंगे? गुणनखंड क्या होता है। चलो, अब गुणनखंड अगर विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुणनखंडी भी तो समझ में आना चाहिए। चलो, अब गुणनखंड देखो, गुणनखंड होता क्या है। हमने जैसे बोल, देखो गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या को, जैसे आप ये समझ लीजिए, ऐसी संख्या या कोई भी संख्या, देखो ऐसे कोई जो, देखो कोई भी संख्या, देखो कोई भी संख्या, कोई भी संख्या जिन 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 संख्या से विभाजित हो जाती है, क्या बोलते हैं? जिस जिस संख्या से या जिन जिन संख्या से विभाजित हो जाती है, उन संख्या को, उन संख्याओं को, उन संख्याओं को, उन संख्याओं को उस संख्या का क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिन जिन संख्या से विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। देखो जैसे आप समझो, हमने ले लिया 24। हमने क्या बोला? कोई भी संख्या जिन जिन संख्या से विभाजित हो जाए या कट जाए, तो उस संख्या, उन संख्याओं को उस संख्या का क्या कहते हैं? गुणनखंड। मतलब खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। आप कहें भैया गुणा करके कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? इसके गुणे के द्वारा कितने टुकड़े किए जाते हैं, ये आपको समझना है। पहले आप ये समझ लो, जैसे हमने बोला कोई भी संख्या, सरल भाषा में तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिर आपको हम ये भी बता देंगे। कोई भी संख्या जिन जिन संख्या, कोई भी संख्या जिन जिन संख्या से विभाजित हो जाती है, जिन जिन संख्या से विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। अब 24 देखो कौन कौन संख्या से विभाजित हो रही है। सर 1 से कटेगा 1, 24 24, 2 से कटेगा 2 बरहियम 24, 3 8 24, 4 छंगे 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 12 दुनी 24 और 24 एक 24। कोई भी संख्या जिन जिन संख्या से, जिन जिन संख्या, देखो ऐसे समझो, कोई भी संख्या जिन जिन संख्या से विभाजित हो जाती है, उन संख्या को, उन संख्याओं को इस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। कोई भी संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है,
इन सभी संख्याओं को इस संख्या का क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं इस संख्या का। समझ में आया? चलो, ये तो हो गया सरल भाषा जो आपको समझ में। आप ये नॉर्मल समझ लीजिए, ज्यादा इसमें जोर नहीं देना है। कोई भी संख्या कि जिस जिस नंबर से कट जाए तो उन सब नंबर को इस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ये तो हो गया सरल भाषा जो आपको समझ में आएगा। देखो यहां समझो, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। अब गुणन मतलब क्या होता है? गुणा करके। गुणा करके किसी भी संख्या के जितने संभावित टुकड़े हो सकते हैं। हमने बोला ये मार्कर है, अब मार्कर के तो भाई कितने भी टुकड़े हो, हमने बोला भैया इसके 10 टुकड़े कर दो। कितने कर दिए? 10। अब आप चाहो तो इसके कितने भी टुकड़े कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब मार्कर के तुमने टुकड़े किए, हमने बोला भैया इस मार्कर के टुकड़े कर दो। किससे कर दो? चाकू से। किससे कर दो? चाकू से। तो ये मार्कर हमारे लिए किसका काम करेगा? देखो आपने अगर ये लिख दिया है तो आपको ये समझा दे रहे हैं और अच्छी तरीके से। आप जब सरल भाषा में आप इसको समझ लेना कि गुणनखंड यही होता है कि किसी भी संख्या को हम विभाजित करके देखते हैं। विभाजित मतलब उसको पहाड़ा पढ़ के भाग करके देखते हैं। पहाड़ा मतलब क्या? तो पहाड़ा कुछ नहीं होता। आदमी को जो पहाड़ा पढ़ाया जाता है कि 2 दाम 20, 3 दाम 30, 3 ऐसे जो पहाड़ा का मतलब ओरिजिनल होता है गुड़ा। क्या होता है? गुड़ा। पहाड़ा का नाम लोगे तो उसका क्या होता है? गुड़ा। तो अगर आप कहोगे भैया कौन कौन किस किस संख्या के पहाड़े में 24 आता है, या किस किस के गुणा करने में 24 आएगा, किस किस संख्या में गुणा करने से 24 आएगा, आप ये समझ लो कि ये आप सरल समझ लो, कोई भी संख्या जिन जिन संख्या से विभाजित हो जाए। अभी 24 कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो जाए, ये किस किस के पहाड़े पढ़ने में 24 आता है, उन सभी संख्याओं को 24 का क्या बोलेंगे? गुणनखंड बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसको दूसरी तरह समझो। ये तो हो गया आपका सरल भाषा। अब आप इसको दूसरी तरीके से समझो। देखो अब आप इसको दूसरे तरीके से समझो, ठीक है ना। हमने क्या बोला? खंड मतलब होता है टुकड़ा। आप इससे समझ, हमने कहा ये मार्कर है, आप इसके टुकड़े कर दो। अभी हमने ये नहीं बोला किसके कितने टुकड़े करने, हमने बोला इसके आप टुकड़े कर दो। अब आपने सोचा सर किससे करना है, हमने कहा जिस आप चाकू से इसके टुकड़े कर दो। आपने चाकू लिया और इसके क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। अब ध्यान देना, हमने कोई संख्या लिख दी 12। क्या लिख दी? 12। अब ये संख्या हमारे लिए किसका काम करेगा? मार्कर का। ये मार्कर किसका काम करेगा? संख्या का। हमने कहा इस मार्कर के टुकड़े कर दो, तो हमारे ये संख्या क्या है? हमारा मार्कर का काम कर रहा है। ये मार्कर किसका काम करेगा? संख्या का। समझ गए? गणित में हम संख्या पढ़ते हैं तो हम गणित में किसके टुकड़े करेंगे? संख्याओं का। भाई किसी यहाँ तो मार्कर का तो टुकड़े करेंगे नहीं, क्योंकि गणित में मार्कर वगैरह कुछ होते नहीं। गणित में संख्या पढ़ते हैं तो गणित में हम संख्याओं का टुकड़ा करेंगे। यहाँ मार्कर है तो मार्कर का टुकड़े करेंगे। तो ये संख्या हमने कहा मार्कर के टुकड़े कर दो, तो यहाँ पर मार्कर किसका काम कर रहा है? संख्या का। यहाँ पर ये जो संख्या है वो मार्कर समझ लो। तुमने मार्कर का टुकड़ा यहाँ किया, यहाँ संख्या का करोगे तो मार्कर किसके बराबर? संख्या के। अब तुमने इसको काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। चाकू तुम्हारे लिए क्या हो गया? अस्त्र का, जिसके माध्यम से तुमने इसके टुकड़े किए। अब यहाँ अस्त्र क्या हो गया हमारा? देखो यहाँ हमारा यह अस्त्र हो गया गुणा। क्या हो गया? गुणा। गुणा का दूसरा रूप होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। पहाड़ा वगैरह कुछ नहीं होता। पहाड़ा का असली मतलब गुणा ही होता है। आप जब पढ़ते हो पहाड़ा तो आप पहाड़ा नहीं पढ़ते हो, गुणा करते हो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं पे, ठीक है ना। तो हमने बोला हमने चाकू से मारकर काटा था, संख्या को किससे काटेंगे? गुणा से। किससे काटेंगे? गुणा से काटेंगे। चलो अब गुणा से कैसे काटेंगे? अब इसको देखो किन किन संख्या, किस किस संख्या के पहाड़े में ये 12 आता है। पहाड़ा मतलब क्या होता है? गुणा होता है। चलो अब 3 का पहाड़ा पढ़ना मतलब 3 का गुणा करो। कैसे? सर जी समझ में नहीं आया, आप कह रहे हो पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करो। देखो कैसे, हमने क्या बोला? किस किस के पहाड़े में ये आता है। गुणा हमारा अस्त्र हो गया। अभी इसको हम काट देंगे। हम 1 का पहाड़ा पढ़ो या 1 का गुणा करो।
एक का गुणा 12 में किया तो 12 आ गया। गुणा ही तो कर रहे हो। अब आप इसको पहाड़ा बोल दो या गुणा बोल दो। सर ये तो पहाड़ा है। पहाड़ा बच्चों को बताया जाता है, असलियत में ये गुणा होता है। देखो समझने वाली बात है। अब आपने पहाड़ा पढ़ा मतलब गुणा ही तो किया, एक का गुणा 12 में किया, ये एक में 12 से गुणा किया। अब देखो सर जी, 2 में हम 6 का गुणा करेंगे तब 12 आ जाएगा। तो अब गुणा ही तो कर रहे हो। या आप बोल दो सर सर हम तो 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 2 छंग 12। जिसमें आपको समझ में आए आप वो कर लो। आप ऐसा ही समझ लो कि 2 के पहाड़े में भी क्या आता है 12, ये 2 का गुणा करने पे क्या आता है 6 से 12। सर अगर हम 3 में 4 का गुणा कर दें तब भी 12 आ जाएगा। सर अगर हम 4 में 3 का गुणा कर दें तब भी 12 आ जाएगा। 6 में 2 का कर दें तब भी 12 आ जाएगा। 12 में 1 का कर दें तब भी 12 आ जाएगा। समझ में आया? देखो आप संख्या 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में गुणा ही करते हो। आप 1 में 12 गुणा कर दिया 12 मिल गया, 2 में कर दिया तब 12 मिल गया, 3 में कर दिया, 4 में कर दिया, 6 में कर दिया 12। तो कौन कौन संख्या में आपने गुणा किया आपको 12 मिला? आप बोले सर इन संख्याओं में हम गुणा कर देंगे तो 12। तो ये संख्या हमारे लिए किसका काम कर रही है? अस्त्र का प्रयोग कर। गुणा हमारे लिए क्या है? अस्त्र है। क्या है? अस्त्र है। गुणा हमारे लिए अस्त्र है और इस अस्त्र के माध्यम से हम संख्या को काटेंगे। जैसे चाकू से मारकर काटा था वैसे गुणा के माध्यम से हम संख्या को काटेंगे। अब यहाँ तो एक सीमित नहीं, यहाँ तो कितने भी टुकड़े कर देंगे, लेकिन यहाँ सीमित है। एक निश्चित टुकड़े ही हो सकते हैं संख्या के, जितने संभावित हो सकते हैं या फिर जितने संभव है। ठीक है ना? या फिर आप दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि गुणनखंड का मतलब होता है अगर कोई संख्या दे दी गई है तो उस संख्या को देखना है कि किस किस के पहाड़े में वो संख्या आती है या किस किस संख्या से वो संख्या कट सकती है पूरी तरह से, शेष पर कुछ नहीं बचना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। अब देखो ये आपको समझ में आ गया? चलो अब क्या होता है, एक होता है अभाज्य गुणन। गुणनखंड विधि तो आपको पता लग गया। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। सर जी गुणनखंड तो आपने बता दिया, ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? देखो अब हम बोलेंगे, अभी तक क्या बोलते थे कि इस मार्कर के टुकड़े कर दो। हमने ये नहीं बोला कितने करने थे, बस कर दो जितना मन। अगर अब हम बोल दें कि भैया इस मार्कर के आपको 5 टुकड़े करने हैं, वो भी कैसे? बराबर बराबर। हमने अब कंडीशन रख दी। अब आप अपने मन का टुकड़ा नहीं कर सकते। हमने क्या बोला? इस मार्कर के बराबर बराबर टुकड़े करने हैं। पहले आप क्या करते थे? छोटा बड़ा जहां से हो कर 5 करने हैं और बराबर करने हैं। अब हमने क्या कह दिया, तो आप क्या करोगे? इसके बराबर बराबर साइज के 5 टुकड़े करोगे। पहले क्या था, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, आप कितना भी कर दो, कितने बड़े छोटे कर दो, कोई मायने नहीं रखता। वो तो हो गया गुणनखंड। अब हमने बोला अभाज्य गुणनखंड, मतलब बराबर बराबर टुकड़े करने। तो अभाज्य का मतलब होता है कि हम एक फिक्स या निश्चित संख्या से ही इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। समझ गए ना? अभाज्य मतलब क्या होता है? पहले तो ये समझ लो कि अभाज्य एक तरह की संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। कहने का मतलब ये है कि हम अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करके इनका गुणनखंड करना है। अब ये अभाज्य संख्या क्या होती है वो आप समझ लो, 2 शब्दों में समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सरल भाषा में समझो, आसानी से समझ में आए। देखो ऐसी संख्या सरल भाषा में समझो, ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए या स्वयं से कट जाए, स्वयं से कट जाए और एक से कटे, एक से विभाजित हो जाए या फिर एक से कट जाए। ठीक है ना? उस संख्या को, जितनी भी संख्या है सब एक से कटती। ठीक है ना? उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे।
उस संख्या को हम आभाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखो कैसे, ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए, ये स्वयं से विभाजित हो जाए और एक से कट जाए, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखो गणित में जितनी भी संख्या है सब एक से कटेंगी, सब कटती। हमने ले लिया 3। अब 3 किससे किससे विभाजित हो सकती है, ये किस किस के पहाड़े में 3 आ सकता है। देखो एक तो ये एक से कटेगा, देखो आंख मूंद के जितनी भी संख्या होती सब एक से कटती, ठीक है ना। तो एक तो आपको छोड़ना नहीं, एक ये खुद से कट जाती है। किससे कटेगी, खुद से। इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगी। इस तो जिसके 2 टुकड़े हम कर सके, इनके टुकड़े क्या है, निश्चित है। हमने बोला ना भैया बराबर बराबर टुकड़े होने चाहिए। चलिए दोस्त, बारिश होने के कारण से बार बार लाइट कट जा रही, फिर से लाइट कट गई थी। इसके लिए हमें असुविधा के लिए खेद है। लाइट फिर से आ गई है, तो वीडियो को आगे से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आगे से पढ़ते हैं। हम यहाँ तक हो गए थे। बारिश हो रही है ना, इसी वजह से लाइट बार बार कट रही है, तो 2 बार लाइट कट गई है, कोई बात नहीं, वीडियो को आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं हम क्या बता रहे थे आपको कि हाँ अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए और एक से कट जाए, उस संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 3। अब आप 3 को देखोगे तो देखो एक से तो हर एक संख्या कटेगी, कोई भी नंबर सब एक से कटेगा। ये स्वयं से कट गया तो अभाज्य संख्या, इससे ज्यादा ये किसी भी संख्या से कटेगी नहीं। हमने ले लिया 5, ये भी एक से कटेगा और 5 से कटेगा। हमने ले लिया 7, ये भी एक से कटेगा और 7 से कटेगा। इनके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा। देखो 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है और सम अभाज्य संख्या। कैसा है, सम अभाज्य संख्या, एक से कटेगा और 2 से। सिर्फ 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, सम अभाज्य संख्या। बाकी संख्या तुम्हारी सम अभाज्य संख्या नहीं, सिर्फ 2 ही एक। तो सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या पूछिएगा तो 2 बोलोगे, और सम अभाज्य संख्या पूछिएगा तो 2 बोलोगे, ठीक है ना। अब देखो आपको अभाज्य पता लग गया। अब गुणनखंड हमने आपको बता ही दिया कि कोई भी संख्या जिन जिन संख्या से विभाजित हो जाती है उनको उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। लेकिन अब गुणनखंड में कैसे निकालना, अभाज्य संख्या द्वारा। मतलब अब जो हम गुणनखंड निकालेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या का ही इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे अभाज्य संख्या वाला आपको एक हम समझा दे रहे हैं, दोनों तरफ से आप समझ लीजिए, आपको समझा दे रहे हैं। चलिए जैसे हमने आपको 24 का निकाला था कि 24 का आप सिर्फ गुणनखंड निकाल दो, तो आप बोलो सर जी देखते हैं किन किन संख्या से 24 हमारा कटता है। आप 1 से काटो, 1 24 24, 2 12 बार 24, 3 अठे 24, 4 छंगे 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 12 दुनाई 24 और 24 एक, ठीक है ना। अब हमने कहा आपने इसका गुणनखंड तो निकाल दिया, हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताओ। अभाज्य मतलब अब हम इस संख्या के टुकड़े तो करेंगे, गुणनखंड करेंगे, लेकिन इस बार हम सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या का ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी किसी संख्या का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो अब 24 को तो काटेंगे हम, विभाजित करेंगे, लेकिन अभाज्य संख्या। देखो हर चीज का एक क्रम होता है, आदमी पहले एक कदम चलता है फिर दूसरा, ऐसे जंप तो मारेगा नहीं। तो किसी चीज की शुरुआत पहले एक एक कदमों से हम करते हैं, ठीक है ना। तो पहले इन्हें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे, अगर उससे नहीं कटेगी तब दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। अगर अगर हमने छोटी संख्या से काट दी, उसके बाद अगर हम दूसरे संख्या की तरफ बढ़ गए तो वापस पहली संख्या में हम नहीं जाएंगे। क्यों, जब उसके अंदर क्षमता ही नहीं थी काटने की, तभी तो हम आगे बढ़े। देखो अब पहले हम 2 से देखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। देखो अब हम पता कैसे करेंगे, बच्चों को पता नहीं लगता सर जी कौन सी संख्या किससे करती। चलो यहाँ तो एक छोटी संख्या, बड़ी संख्या आ जाएगी तो कैसे पहचान करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मारते, पहले 2 से देखते फिर 3 से देखते हैं, ऐसे में समय ज्यादा लग जाता है। विभाज्यता का नियम होता है, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो उसके इकाई का अंक, इकाई मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, ये इकाई का अंक 2 4 6 8 0 होना चाहिए, मतलब वो 2 के पहाड़े में आना चाहिए। आप ये समझ लो,
अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो सिर्फ आप उसका इकाई का अंक चेक कर लो। क्या चेक करोगे? उसका सिर्फ इकाई का अंक आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? इकाई का अंक। बस अगर इकाई का अंक 2 के पहाड़े में आता है या 2 से पूरी तरह कट जाता है तो संख्या क्या होगी? 2 से कटेगी। देखो 2 दूनी 4, मतलब संख्या 2 से कटेगी। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, आगे काट दो। अब भी 2 से कटेगी, 2 छंगा 12। अब संख्या कैसी लेंगे? सिर्फ अभाज्य संख्या ये हमें लेनी है, इसके अलावा और किसी से हम नहीं काटेंगे। अब आप इसको 4 से नहीं काट सकते। क्या आप सोचो 4 से काट दें, आप सोचो हम 6 से काट दें, फिर आप सोचो 3 से काट दें। 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन हमने क्या बोला? सबसे छोटी से शुरुआत करेंगे, जब तक उससे कटेगी तब तक काटेंगे। जब वो हाथ खड़ा कर देगा, जवाब दे दे भैया अब हमारे बस की बात नहीं है, तब हम दूसरी अभाज्य संख्या की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो 2 से फिर कटेगा, काट दो, 2 3 6। अब ये किससे कटेगा? 3 से। 3 एक कम, फिर काट के कहाँ तक ले जाना है? 1 तक। अब इसे समझ लो, हम 24 को काटने के लिए सिर्फ अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सबसे छोटी 2 है, पहले छोटे से शुरुआत करेंगे और जब तक कटेगी तब तक उस संख्या से काटेंगे। जब संख्या जवाब दे देगी तब हम दूसरी संख्या का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हम 4 का और 6 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो जो अभाज्य संख्या होगी सिर्फ उसका इस्तेमाल करेंगे। और अब आप कहो सर जी यहाँ 12 3 से भी कट रहा है, लेकिन 3 का इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक 2 के अंदर क्षमता है उसको काटने की। ठीक है ना? और अगर हम 2 से 3 में आ गए तो वापस 2 में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 ने हाथ खड़ा किया तभी जाके 3 में आए। ठीक है, चलो तो आपको समझ में आ गया कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर होता है। इनको आप क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे अभाज्य गुणनखंड, और इनको क्या बोलोगे आप? पूरे को गुणनखंड। ठीक है, चलो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल आया होगा। एक चीज आपको फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि जब आप प्लस माइनस करते हो, हमने सिखाया था ना ये, तो हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं। ये आपको हमने बताया है, हमेशा बड़ी संख्या जो भी यहाँ फल आएगा, फल मतलब हमने इनके साथ क्रिया की, ऑपरेशन किया, संक्रियाएं हुई। संक्रियाएं किसका हुआ? प्लस माइनस का ऑपरेट, और 2 ऑपरेटर मिलके आपस में ऑपरेट किए। अब यहाँ कुछ फल तो आउटपुट निकल के आएगा ना, हमने इनपुट दिया तो आउटपुट निकल के आएगा। जो भी आउटपुट आएगा उसके पीछे चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले लगा। ये आप 2-3 नोट तो हैं, इन्हें आप दिमाग में बैठा। चलो अब हम चलेंगे, अभी हम सिर्फ गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि से मूल कैसे हम द्विघात समीकरण के निकालते हैं। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं। हमारे 4 सवाल छूट गए थे ना, 4.1, आज हम उसको पूरा कराएंगे। हमने इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप उन सवालों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं। देखिए 4.1 हमारा जो शब्द संबंधित वाले सवाल हैं, अब उसको हम पढ़ते हैं। 4 सवाल प्रश्नावली 4.1 में, फिर हम प्रश्नावली 4.2 पे चलेंगे। तब हमें वहां पर क्या हल करना है? निम्नलिखित समीकरण के मूल निकालो, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है ना? फिर हम इन विधि से आपको बताएंगे, अभी भी इन्हीं विधि से आपको हम बताएंगे शब्द संबंधित वाले सवाल। ठीक है, चलो पहला सवाल हम पढ़ते, क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है हमारा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, हमसे कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब क्या होता है? देखो दिया क्या है? दिया है कि आयताकार भूखंड है। ठीक है ना? इसको हम मिटा दे रहे हैं, थोड़ा जगह हो जाएगी। देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूमि का टुकड़ा है। भू मतलब होता है भूमि, भूखंड, खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा का जो क्षेत्रफल है, हमसे क्या कह रहा है कि एक आयताकार, देखो ये हमारा आयताकार होता है, ये आयताकार आकार का एक भूमि है। भू मतलब होता है भूमि,
अब खंड मतलब होता है टुकड़ा, मतलब एक आयताकार भूमि का एक हिस्सा, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा कह लो या एक कोई टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है, मतलब इसका क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई का दुगना कर दो, उससे एक अधिक है। तो हम क्या मानेंगे भैया, अब हमें चौड़ाई तो पता नहीं, तो क्या मानोगे, माना चौड़ाई कितनी हमारी, x। देखो जिस चीज का हमने क्या बोला है, अब आप देखो सारी चीज डिटेल में बताएंगे आपको। हमने क्या बोला, ए बी सी डी के जितने भी अक्षर होते हैं सबको हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और चर एक अज्ञात राशि हमने पहले बोल दिया था। अज्ञात मतलब जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता है। इसीलिए जो भी चीज मानी जाती है सब ए बी सी डी की अक्षरों के टर्म में ही मानी जाती है। अब आप ये समझते होंगे कितने भी शब्द संबंधित वाले सवाल आ जाए, हम मानते क्या है, माना एक्स माना वाई, तो ये एक्स ही क्यों मानते हैं, एबीसीडी के अक्षर ही क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको अज्ञात श्रेणी का दर्जा दिया गया है। वो ऐसे बीजी व्यंजक हैं, ऐसे बीजी मतलब आपकी राशि हैं जिनको अज्ञात बोला गया, जिनका मान ज्ञात नहीं होता। इसीलिए हम हर चीज को एक्स वाई जेड एबीसीडी के अल्फाबेट मानते हैं, क्योंकि ये अज्ञात होते हैं। जो चीज हमें पता नहीं, इन रूप में मान के उनको हम क्या करते हैं, उनका मान निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अभी आप जब पढ़ोगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो आप एक समस्या, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ पर आएगा, सर जी आप वहां तो मानते थे दो दो चरों में कि माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, यहाँ तो आप एक ही टर्म में मान रहे हैं कि चौड़ाई x, अभी लंबाई भी एक ही टर्म में मानेंगे आपको। देखो तुम x और y दो चरों में भी इसको मान सकते हैं, लेकिन दो चरों पे आप जब यहाँ मानोगे, आप ये सीधा सीधा समझो, जिस चैप्टर में आपको जितने चर दिए होंगे आप उतने ही चर के उसमें समीकरण को हल करेंगे, ये चीजों को मान के हल करेंगे। द्विघात समीकरण आप पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण में कितने चर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, x। इसीलिए जो भी हमें चीज यहाँ पर दी होगी उनको एक ही चर में मानने बनाने की कोशिश करें। आप दो चर मान के भी कर सकते हो, फिर दो समीकरण बनेंगे, वो थोड़ा ज्यादा जटिल हो जाएगा। वो वहीं पर अच्छा लगेगा जब आप दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो मन में आप संदेह हटा दीजिए कि सर जी यहाँ एक ही चर में मान रहे हैं, वहां पर दो, आप यहाँ पर भी दो मान सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए जटिल हो जाएगा, बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर देगा। क्यों, आप इससे समझ लीजिए, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो, उसमें एक चर है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चर में ही चीजों को मानेंगे, चीजें आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखिए हमसे क्या कह रहा है कि चौड़ाई लंबाई के दुगने से एक अधिक है। हमसे क्या नहीं कह रहा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर हमने चौड़ाई x मान ली, लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई का दुगना कर दो उससे एक अधिक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, अतः चौड़ाई बराबर, सॉरी चौड़ाई, लंबाई बराबर, अतः लंबाई बराबर, अतः लंबाई कितना हो जाएगी, चौड़ाई कितना है उसका दुगना कर दो, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, जो कितना हो जाएगा 2x प्लस का y। ठीक है, आयताकार भूमि का टुकड़ा है, तो आयत का हमारा क्या वो होता, आयताकार है, मतलब इसमें जो भी शर्तें या नियम लगेगी आयत की लगेगी। तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भूमि का टुकड़ा अगर आयताकार है तो इस पे नियम और शर्तें क्या लगेंगी, आयत वाली ही लगेंगी। तो भैया आयत का क्षेत्रफल अगर हमें 528 दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, यही होता है ना।
लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। अब आपकी लंबाई कितनी दे रखी, 2x प्लस का 1 ये दे रखा है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, x, इनका गुणा है, और बराबर कितना दे रखा है। और लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होती है आयत का क्षेत्रफल, वो कितना दे रखा है, 528। देखो ये दे रखा है, एक बार फिर समझ लो। हमसे कह रहे हो कोई आयताकार भूमि का टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा 528। हमसे कह रहा है अगर वो आयताकार है तो उस पे जो नियम और कानून या उस पे जो भी शर्तें लगेंगी वो आयत का ही लगेगा। जो आयत का नियम कहता है, जो आयत की कंडीशन कहती है, आयत का नियम ये कहता है कि भैया आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब हमने लंबाई की जगह लंबाई रख दी, और हमसे पूछ रहा है कि चौड़ाई जो उसकी क्या है, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई का दुगुना कर दो, उससे एक अधिक है। तो चौड़ाई तो हमें पता नहीं, हमने क्या मान लिया, x। अब चौड़ाई के दुगने से एक अधिक क्या है, लंबाई। लंबाई भी पता लग गई, चौड़ाई। अब इनका गुणा क्या होता है, क्षेत्रफल। दोनों को गुणा करा दिया, 528 क्षेत्रफल। ऐसे समीकरण में हमने बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। चलो आप ये लिख लो, इस पे जगह नहीं, हम इसको मिटा के आगे बता रहे हैं। चलिए इसको हम आगे बता दे रहे हैं। चलिए इसको आगे बता दे रहे हैं आपको। चलिए तो हमारा समीकरण क्या बना था, 2x प्लस का 1 और गुणे का x बराबर 528, यही बना था। चलो अब इसको हल करते हैं। पहले इनका इसमें गुणा कर दो, फिर इसमें कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 528। ठीक है, अब इसको इधर लाओ, बराबर में जीरो दिखा दो। 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का, देखो किसी भी संख्या के पीछे कोई चिन्ह ना हो, हमने क्या बोला, वो प्लस भैया होते हैं। प्लस भैया इधर आएंगे तो चिन्ह इधर उधर जा, अगर संख्या इधर उधर गई बराबर के, चिन्ह पलट जाते हैं। प्लस वाले किस में बदल जाएगा, माइनस में। बराबर का क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। अब देखो आप, हमने क्या बोला, ये हमारा एक दो घात समीकरण बन गया। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, दो मूल निकलेंगे। हमें लंबाई चौड़ाई पूछा है ना, तो लंबाई चौड़ाई हमने x से माना था, लंबाई 2x प्लस का मान माना था। तो जब तक इस अज्ञात राशि का मान नहीं निकलेगा, तब तक लंबाई और चौड़ाई नहीं निकलेगा। और यही अज्ञात राशि क्या होते हैं, वो मूल होते हैं। जब इनका मान निकल के जो भी आएगा वही समीकरण का मूल होगा, जो इनको क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा। चलो अब हम गुणनखंड विधि से इसको निकालें। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमने आपको गुणनखंड बता दिया, हमने आपको प्लस माइनस बता दिया। अब उनका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देना, हमें गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, तो हमारा x की घात 2 का गुणांक होता है। गुणांक हमने आपको पढ़ाया है ना कल वाली वीडियो में, कि x के साथ जिस भी संख्या का गुणा होता है उसको उस x के साथ जिस भी संख्या का गुणा होता है उसको उस x का क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। मतलब इस चर के साथ जिस भी संख्या का गुणा हो जाए उसे चर का क्या बोलते हैं, गुणांक। तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, बताओ हमें। x की घात 2 का गुणांक 2 है। और यहाँ x का गुणांक क्या है, जब कोई भी संख्या नहीं होती तो उसको हम एक मानते हैं। क्या मानते हैं, एक। x का गुणांक 1, ये क्या है, अचर पद। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मूल कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। हम x की घात 2 का गुणांक का गुणा किससे करेंगे, अचर पद से। क्या बोला हमने, हम x की घात 2 का गुणांक अचर पद से करेंगे। ठीक है, और जो भी आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उनके ऐसे टुकड़े दो बनाएंगे कि गुणा करने पर तो यही आना चाहिए, वो आएगा ही आएगा, आप किसी का भी कर लो। लेकिन जोड़ने या घटाने में क्या आना चाहिए, हमारा बीच वाला पद आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बीच वाला पद का गुणांक आना चाहिए। तो बीच वाला पद का गुणांक कितना है भैया, 1 है। क्या है, 1। तो जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 1। तो सबसे पहले x की घात 2 के गुणांक का गुणा अचर पद से करो। चलो 528 का गुणा अचर पद से, 2 अठे 16,
2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, कितना आ गया 1056, ठीक है ना। अब 1056 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो अब कोई भी संख्या 2 से कटेगी तो हम भैया लास्ट वाला अंक देखेंगे। अगर 2 के पहाड़े में कटा जा रहा है तो सब संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगा। काटो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बढ़ा इधर आया तो 2 अठे 16, फिर काटो 2 से क्योंकि यहाँ क्या है 8 है। 2 दूनी 4, 1 बढ़ा इधर आया, 2 छंगा 12, 2 चौके 8, फिर काट दो 4 है यहाँ पर, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर काट दो, 2 छक्का 12, 1 बच के इधर आया, 2 छक्का 12, फिर काट दो, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 आ गया और 3 2 के पहाड़े में नहीं आता। अच्छा 3 का विभाजक नियम हमारा क्या कहता है, अगर कोई संख्या 3 से कटेगी तो उसके सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। अगर वो जो जोड़ आएगा, जो योग आएगा, अगर वो 3 से कट जाए तो समझ लो तुम्हारी संख्या भी पूरी 3 से कट जाएगी। चलो 3 3 6, क्योंकि 2 के बाद अब 3 आता है और अभाज्य संख्या लेना है तो भैया 2 के बाद 3 ही अभाज्य संख्या, फिर 5 आएगी, 4 नहीं लेना है। 3 3 6 मतलब 6 3 से कटता है तो ये 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, अब काट दो 11 से, 11 कम 11, 1 तक काट के ले जाना है। अब 11 खुद में एक अभाज्य संख्या है। देखो गुणा करने में तो तुमको हमेशा ये मिलना है, गुणा में तो आप छोड़ दो। आप कहते हैं ना कि गुणा करने में इतना मिलना चाहिए इनके टुकड़े से तो बनेगा, लेकिन हमने अब क्या बोला, पहले इनका गुणा इसे पे करो, जो भी आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड करो। अब जो अभाज्य गुणनखंड के तुमने टुकड़े बनाए हैं, ऐसे टुकड़े लो इनमें से, मतलब ऐसे 2 टुकड़े बनाओ इनमें से कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला पद आ जाए। अब बीच वाला पद हमारा क्या है, 1 है, यहाँ इसके पीछे कोई गुणांक नहीं होता, 1 मानते। तो ऐसे अभी चिन्हों का ध्यान नहीं देना तुम्हें भैया प्लस है कि माइनस है, खाली ये समझ लो कि जोड़ने या घटाने में क्या आना चाहिए 1। तो ऐसा कुछ इसमें तो टुकड़े बना लो कि जिसको जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए 1। इसको भूल जाओ, गुणा करने में तो इतना आना ही आना है, क्योंकि इन्हीं टुकड़े का तो गुणा है 1056। तो अगर 2 हिस्सों में इन टुकड़ों को ले लोगे तब भी इतना ही आएगा। समस्या जोड़ने घटाने पे आती है। चलो बना लो, चलो तुम्हारे सामने बनाएंगे। एक कैसे बनाएंगे देखो, आप कैसे करेंगे, 11 तिका 33, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये क्या बन गया 32, ये क्या बन गया 33। अब 33 में 32 घटा देंगे 1, बन गया ना। चलो 33 और 32 हमारा बन गया। अब देखो 33 और 32 का गुणा कर देंगे तो 1096 आएगा, कि भैया इन्हीं का सभी टुकड़े को मिलाकर तो 1096 था, और 1096 नहीं था, कितना था 16, 2 दूना 4, 1 5 2, हाँ 1056 था। कितना था 1056 था। तो भैया अब 1056 के तुम जितने टुकड़े किए अगर उनको सबको मिलाओगे तो ये तो आएगा ही आएगा। समस्या कहाँ थी, बीच वाले पद में। अब जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए 1, हमने बना लिए भैया 33 में 32 गया 1। अब हम चिन्ह का ध्यान देंगे कि भैया प्लस का 1 है कि माइनस का। सर जी यहाँ तो प्लस का 1 है, तो अब ये बताओ हमें प्लस का 1 लेना है। हमने आपको क्या बताया था, हमेशा बड़ी संख्या का पीछे वाला चिन्ह हम लेते हैं। हमने आपको बताया था जब आपको प्लस माइनस अभी सिखाया। तो भैया अगर हमें जो भी चिन्ह चाहिए वो बड़ी संख्या पे लगा दो, क्योंकि हमने बताया ना कि बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह हम लेते हैं। जब बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह लोगे तो भैया बड़ी संख्या पे वही चिन्ह लगा दो ना जो तुम्हें चाहिए, लगा दो। भैया हमें प्लस चाहिए तो बड़े पे क्या लगा दोगे प्लस, छोटे वाले में माइनस, प्लस माइनस माइनस मतलब ये घटेगा। 33 में 32 गया 1, अब 1 आएगा, चिन्ह कौन से लगेगा बड़ी संख्या के पीछे वाला, यहाँ क्या लगा दो प्लस लगा दो। समझ में आया। हम क्या करें, पहले तो आप ये देख लो कि जोड़ने घटाने का क्या बनेगा। 32 में 33, 33 में 32 घटा दो 1। अब चिन्ह का ध्यान दोगे, चिन्ह भैया हमने आपको 4 संक्रियाएं बताई हैं, तो
हमने क्या बोला, बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह हमेशा लगता है। तो जो चिन्ह तुम्हें चाहिए बड़ी संख्या पे लगा दो। भैया हमें यहाँ प्लस चाहिए, हम बड़ी संख्या में प्लस लगा देंगे। अब माइनस में एक आ रहा है तो भैया प्लस माइनस वाला कर दो, एक आ जाएगा, बड़ी संख्या के पीछे वाला लग गया। चलो अब बना दो। अब हमने बनाया 2x²। अब देखना प्लस का नहीं, हाँ प्लस नहीं, चलो हमने माइनस के ले लिया, माइनस का, अच्छा हाँ प्लस का 33x माइनस का 32x ना। चलो पहले जब माइनस का 32x और प्लस का 33x और माइनस का 528 बराबर 0। ठीक है ना, ये आगे पीछे लोग तो कोई फर्क नहीं, भैया बड़ी संख्या के पीछे प्लस लगा तो प्लस ही आएगा। अब देखो इनमें हम क्या लेते हैं, पहले तो दो दो का जोड़ा बना लो, दो दो का क्या बना लोगे, जोड़ा। अब क्या लोगे, कॉमन। क्या लोगे, कॉमन। देखो लोग बच्चों को हमेशा ये बोला जाता है कि भैया कॉमन ले लो। अब बच्चों को समझ में ही नहीं आता कॉमन होता क्या है, बस खाली बोल दिया जाता है कॉमन ले लो, और टीचर क्या करेंगे, कॉमन भैया ले लो, कॉमन करके कर लो। ठीक है ना, कॉमन होता क्या समझ में आता है। आज आपका डाउट हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। जब भी बोला जाए पहले तो दो दो का जोड़ा बनाओगे, जब भी बोला जाए कि भैया कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन लेने का दो मतलब होता है, आप समझ लो कॉमन होता क्या है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि ऐसी, अब हमने दो दो का जोड़ा बनाया है ना, तो अभी हम इन्हीं की बात करेंगे। दो दो का जोड़ा बनाया तो सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे। अब इस जोड़े में कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। क्या होता है, भाग देना। अब कौन सी संख्या से भाग दोगे भाई, अब ऐसा भाग दो कि जो वो दोनों में होना चाहिए, दोनों ऐसी संख्या से भाग दो कि जो दोनों को क्या कर दे, काट दे। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं भैया x से भाग दे दो, किससे दे दो, दो x से भाग दे दो। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। देखो कैसे भाग देना होता है, अगर हमने बोला कि भैया इनमें से अगर तुम 2x का भाग इसमें दे दो और 2x का इसमें दे दो, 2 से 2 कटेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ x कटेगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 16 बचेगा। x से x कट जाएगा, 2 का काटोगे, 2 1 कम 2 2 और 2 6 12 16 बचेगा। तो 2x से हमने भाग दिया तो कहने का मतलब क्या आया, x माइनस 16 आया। समझ में आया, x माइनस 16 आया। अब इससे भी अगर आसान समझना है तो आप एक चीज समझ लो, बस एक चीज समझ लो कि भैया जब भी आपसे बोला जाए कि कॉमन ले लो, टीचर पढ़ा के क्या बोलेंगे, इन दो दो का जोड़ा बनाओ और इनमें कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब होता है HCF। क्या होता है, HCF होता है। समझ गए, आप HCF जब लगाते हो मतलब जब भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो। अब देखो हाईएस्ट में आप हाईएस्ट पावर लेते हो, लेकिन जब गुणनखंड विधि से आप दो संख्याओं का HCF निकालते हो, हमने बोला भैया 8 और 16 के निकाल दो, तो गुणनखंड विधि से कैसे करते थे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इन्हें तुम गुणनखंड विधि से ऐसे करते थे और ये इतना आता था। अगर 16 का अगर निकालोगे तो ये इतना आएगा। फिर क्या करते थे, दो दो का जोड़ा बनाते थे। क्या करते थे, दो दो का जोड़ा बनाते थे, और दो जोड़ा मिलाकर, दो जोड़ा मतलब जो दोनों में मिलता था उसको आप ले लेते, ये करते थे। तो सेम चीज यहाँ है। क्या है, अगर जब भी कॉमन लेने को बोला जाए तो कॉमन मतलब HCF ले लो। क्या होता है, HCF। कॉमन मतलब जो HCF, या फिर कॉमन मतलब जो दोनों में हो। HCF क्या करते थे, जो दोनों में होता था वही लेते थे ना, जो दोनों में मिलता तो वो ले लेते थे। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, या फिर कॉमन का मतलब आप ये समझ लो कि जो दोनों में हो। क्या हो, जो दोनों में हो। कॉमन हमेशा दो या दो से अधिक इंसान, वस्तु या संख्याओं का निकलता है, कभी भी अकेले संख्या का कॉमन नहीं निकलता। क्योंकि कॉमन का मतलब होता है दो वस्तुओं में समानता देखना कि क्या क्या इन दोनों में समानताएं हैं। जब तुलना करोगे तो तुलना अकेले में तो करोगे नहीं, उसके लिए एक इंसान, किसी वस्तु की जरूरत होनी चाहिए। चलो, कॉमन का मतलब होता है कि जो चीज दोनों में हो। आप HCF वाला ये तरीका समझ लो, सबसे आसान। हालांकि HCF तो आप हाईएस्ट कॉमन लेते हो और यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन नहीं, लेकिन आप ऐसा समझ लो कि भैया कॉमन का मतलब होता है HCF,
जब गुणनखंड इससे करते हो तो जो दोनों में मिलता है आप ले लेते हो। कॉमन का मतलब भी होता है जो दोनों में मिले। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में मिले। देखो अब इसे आप देखो, अगर आप इसको लिखना चाहो तो 2 गुणे x लिख सकते हो, माइनस इसे क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 16 गुणे x लिख सकते हो। ये समझाने के लिए है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमने बोला इसमें कॉमन ले लो। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। देखो कह दोगे सर यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी x और यहाँ भी x। अब हमने इनको कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या? x है और क्या बचा? इधर 16 बचा। देखो आ गया ना। अब यही चीज तुम यहाँ कर लो, जो दोनों में हो। देखो इसे क्या लिखोगे? 33 गुणे x है। अब इसे तुम क्या लिखोगे? देखो इसे क्या लिखोगे? देखो इसे तुम लिखोगे 16। अब इसका तुम अगर फैक्टर करोगे तो इसका क्या लिखोगे? देखो 33 16 कितना होता है? 228। इसको तुम क्या लिख सकते हो? 16 गुणे 33। क्या लिखोगे? 16 गुणे 33। अब देखो हम पूछे भैया इसमें क्या कॉमन है? एक 33 इसमें भी कॉमन, इसमें 33 बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा? x माइनस 16। ठीक है ना। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में। जब तुम एचसीएफ निकालते हो क्या करते हो? जो दोनों में होता है उसको ले लेते हो, जो दोनों में होता है उसको ले लेते हो। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? या तो एचसीएफ समझ लो, लेकिन एचसीएफ में बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर एचसीएफ में तो हम हाईएस्ट कॉमन लेते हैं। कॉमन तो लेते हैं लेकिन बड़ा से बड़ा कॉमन लेते हैं। अब नॉर्मल में क्या होता है? जो दोनों में हो, ठीक है ना, वो भी सही है, लेकिन अगर आप उसको इस गुणनखंड विधि वाला से बेस तरीके से देखेंगे एकदम सटीक बैठेगा यहाँ, ठीक है ना। देखो हमने क्या बोला, ये देखो हमने समझा दिया कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। हमने इसको भी तोड़ा तो इसमें इधर 33 33 हमें मिल गया, बाहर ले लिया x माइनस 16, ठीक है ना। अब देखो, अब एक चीज गौर करना, ये समझाने के लिए है। अब बीच में भैया आपका क्या था? प्लस था, ये था, अब ये था। अगर कोष्ठक लग गया तो ये पूरा एक पद बन गया, ठीक है ना। कोष्ठक लग गया तो ये पूरा एक पद बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है भैया? तो आप क्या कहो सर, ये पूरे एक पद हो गया ना। कोष्ठक लग गया तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब कहोगे इस दोनों में क्या कॉमन है? सर इनमें ये कॉमन है और ये कॉमन। अब इनमें अगर कॉमन निकालोगे तो x माइनस 16 बाहर निकलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो अब क्या बचेगा? 2x और प्लस 3, 2x प्लस का 3, यही बचा ना। देखो हमने क्या बोला, अगर तुम ये सरल करके बता रहे हैं, ऐसे कोई बताता नहीं है, ये डायरेक्ट आदमी करता है। हमने क्या बोला कि भैया इसको कॉमन, ये पहले सवाल में इसीलिए बता रहे हैं कि पहला सवाल है, आप इसको अच्छी तरह समझ लो, फिर आगे हम डायरेक्ट करके बताएंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसको हमने डिटेल में बता दिया कि कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों में होनी चाहिए। अब आप इसको लिखोगे 2 गुणे x, इसको लिखोगे 2 गुणे 16 गुणे x। अब इसमें देखोगे 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, x यहाँ भी और x यहाँ भी, तो एक x और 2 हमने बाहर लिया, एक x यहाँ बचा और 16 यहाँ बचा, ठीक है। 33 गुणे x लिखा, 16 गुणे 33 लिखा, 33 33 यहाँ कॉमन हमने ले लिया तो x माइनस 16। अब ब्रैकेट लगने से पूरा एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया। तो इन पद में ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हमने इसको बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? 2x प्लस का 33। समझ में आया? और सब बराबर किसके हैं? जीरो में है ना। देखो सब बराबर किसके हैं? देखो ये यहां निकल के आए ना, इसको ऊपर लिख लेते हैं, x माइनस 16 ये सब जीरो के हैं और 2x प्लस का 33 बराबर कितना है? जीरो। सही है ना। अब देखो एक बार इसको जीरो के बराबर ले जाओ, एक बार उसको ले जाओ, x माइनस 0 बराबर 0, x माइनस 16 बराबर 0। x बराबर बराबर उधर कोई संख्या जाएगी, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का है तो प्लस का 16, एक ये हो गया। अब आप ले लो 2x प्लस 33 को 0। अच्छा हम इनको बारी बारी से क्यों 0 ले रहे?
अब दो घात में दो घात होती समीकरण में, द्विघात समीकरण में दो घात होती तो मूल भी दो होंगे, तो x को हमें 2/0 दिखाना पड़ेगा। अब 2x बराबर प्लस का 33 उधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर माइनस का 33 और 2 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब देखो एक चीज और समझ लो, हम ऋणात्मक वाले मान को छोड़ देते, कारण क्या है, कॉमन सेंस से आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पूछा था लंबाई चौड़ाई बता दो, तो लंबाई या चौड़ाई जो तुम नापते हो या तो क्या वो कभी माइनस में होती? हमने बोला 5 मीटर नापो, तो 5 मीटर तुम नाप दोगे। हमने कहा माइनस का 5 नापो, तो माइनस का 5 क्या होता है, मतलब माइनस का 5 तुम कैसे नापोगे, ये तो असंभव है ना, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो इसीलिए ऋणात्मक वाली चीजें छोड़ दे। अब हमसे अगर उम्र वाला सवाल आ गया, भैया राम की उम्र है माइनस, जैसे तुम राम की उम्र तुमसे पूछ रहा है, भैया वर्तमान आयु बता दो राम और श्याम की, और सवाल तुम्हें दे रखा है। अगर एक मान माइनस में आ गया -10, तो क्या तुम राम की उम्र -10 लोगे? कभी उम्र माइनस में होती क्या? 15, 20, 25 ऐसे प्लस में होती कि उम्र में होती कि -10? -10 मतलब क्या होता है? तो ये प्रकृति के विरुद्ध है, इसीलिए हम ऋणात्मक वाली वैल्यू क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि लंबाई चौड़ाई और उम्र ये कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, समझ गए, इसीलिए छोड़ देते। तो ये वाला हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हम कौन सा लेंगे, ये वाला। तो x का मान कितना आया, 16, और x हमारा क्या था, चौड़ाई थी, क्या थी, चौड़ाई। तो अब यहाँ देखो कर दे रहे हैं, समझ लेना। हाँ, तो x का मान आया 16 और x बराबर हमने क्या माना था, चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, देखो यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 16 मीटर, क्योंकि भैया हमने x बराबर 16 माना था। अब लंबाई हमने कितनी मानी थी, 2x प्लस का 1 माना था। अब 2 और x की जगह क्या रख दो, 16 है प्लस का 1, 2 2 16 दूनी 32 पर 1 33, लंबाई कितनी हो गई, 33 मीटर। समझ में आया? चलो ये देखो, अब आपको हमने समझा दिया डिटेल में एक सवाल कि कैसे होता है, कैसे कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब एचसीएफ भी होता है, एचसीएफ में आप क्या करते हो, गुणनखंड में जो दोनों में मिलता है वो आप लेते हो। एचसीएफ में क्या करते हो, जो दोनों में मिलता है वही लेते हो। वही चीज हमने कर दी। देखो अभी प्रश्नावली 4.1 के आपके 3 सवाल और बाकी हैं, शब्द संबंधित समस्या वाले। फिर हम आपको पढ़ाएंगे कल द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि हमने बता दिया, इसलिए हमने बताया क्योंकि जो पहले 4 सवाल आपकी प्रश्नावली 4.1 में थे वो भी इसी विधि से हमें निकालने थे, वो भी मूल ही निकालने थे। तो जब तक आपके पता ना होता मूल समझ में नहीं आता। आज आपको हम ये 3 सवाल बता देंगे, इसके बाद कल आपका चलेगा चैप्टर 4.2 जिसमें आपको बताया जाएगा कि निम्नलिखित समीकरण के मूल निकालना, कैसे मूल निकाले जाते हैं, वो भी गुणनखंड विधि से। ठीक है, 3 विधियां हैं, हम आपको तीनों विधि बताएंगे कि तीनों विधि से कैसे किसी भी द्विघात समीकरण की मूल निकाले जाते हैं। पहले गुणनखंड विधि आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम बताएंगे आपको सीधा 4 सूत्र वाली विधि, फिर आपको बताएंगे पूर्ण वर्ग। ठीक है, चलो अब दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से अगर तुम एक कदम चलोगे तो अगला कदम, दूसरा कदम, फिर एक कदम चलोगे। ऐसा नहीं कि एक कदम के बाद तुम डाक गए या कूद गए। क्रम से मतलब क्रम से चलना है। लाइन लगा दी जाती है स्कूल के बच्चों की, तो मतलब एक लाइन क्रम से चलो। जैसे आप समझ लो क्रम से मतलब कि संख्या में अगर आप ले लो कि 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, मतलब क्रम से संख्या लेनी है। ऐसा नहीं कि 1 के बाद डायरेक्ट 5 ले लोगे। क्रमागत का मतलब होता है गणित के संदर्भ में कि संख्याओं को क्रम से लेना। 1 के बाद 2 आता है तो 2 लोगे, 2 के बाद 3 आता है तो 3 लोगे। ठीक है, कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो हमें पूर्णांक तो पता नहीं तो क्या करोगे, माना पहली क्रमागत पूर्णांक क्या है, x, और दूसरा क्या होगा, क्रम से लेना है तो x के बाद क्या आ जाएगा, x प्लस 1। ठीक है ना, क्रम से लेना है ना, जैसे 1 के बाद 2 आता है। दोनों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक बता दो। देखो
दोनों का गुणनफल, मतलब अगर इसका और इनका आपस में हम गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद जो फल आता है, मतलब गुणनफल मतलब होता है गुणा करने के बाद जो फल आता है वो क्या है, 306 है। अब हो गया, अब इसे सरल करके समीकरण बना लेना। देखो गुणा करा दो, एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स हो जाएगा बराबर का 306। 306 इधर ला लो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स है माइनस का 306 बराबर में क्या कर दो, जीरो दिखा दो। अब सेम चीज, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे क्या करोगे, उसको अचर पद से गुणा कर दो। कितना आया, 306। अब 306 का गुणनखंड निकाल लो, चलो निकाल लो। दो एक कम दो, दो पंचे 10 और दो तिहाई 6। दो एक कम दो, एक बढ़ा इधर आया, दो पंचे 10, दो तिहाई 6। अब ये दो से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का पद क्या है, 3 है। 3 दो के पहाड़े में नहीं आता। अब 3 से देख लो, 3 का विभाजक नियम हमने क्या बताया था, तीनों पदों को आपस में जोड़ कर देख लो, अगर वो 3 से कट जाए तो भैया 3 से कट जाएगा। 5 3 8, 8 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है। चलो 3 5 15, 3 1 कम 3। अब ये 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 5 1 6, 6 भी 3 के पहाड़े में आता है। 3 1 कम 3, 2 बड़ा इधर आएगा, 3 7 21। अब 17 एक कम 17, ठीक है। हमने इसका गुणनखंड कर दिया। अब जो भी हमारे पास इसके टुकड़े आए हैं 306 के, उसको दो हिस्सों में बांटना है, और दो ऐसे हिस्सों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए, बीच वाला पद। बीच वाला पद कितना है, 1। इसके पीछे कोई नहीं होता वो 1 मानते हैं। अब जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं। देखो 17 आप 1 ले लो, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, ये ऐसे ही बन गया 18। 18 17 बन गया ना। अब 18 और 17 का अगर गुणा करोगे भैया 306 ही आएगा, गुणे में प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये भैया ये 306 के जो टुकड़े हैं और सबको हमने आपस में मिला दिया तो गुणा वाला तो गुणा वाला ही आएगा। समस्या जोड़ घटाने का थी। चिन्ह को अभी ध्यान नहीं देना, हमें क्या देखना, सिर्फ कितना लाना है, बीच वाला पद कितना है वो लाना है बस। बीच वाला पद 1 है, हमें 1 लाना है। अब कैसे भी लाओ, तुम्हारे पास दो स्थिति है, एक या जोड़ के या तो घटा के। भैया एक 18 बन गया 17। अब 18 में से अगर 17 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, हमें मिल गया। अब बारी आई चिन्ह की, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, सर यहाँ तो प्लस लगाए, तो जो हम घटाए या जोड़ के लाएंगे उसमें भी प्लस होना चाहिए। हमने क्या बोला, हमेशा बड़ी संख्या का पीछे वाले चिन्ह लेते हैं। तो जब बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं तो भैया बड़ी पे लगाना तो प्लस, यहाँ प्लस है तो बड़ी पे लगा दो। अब इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 1। बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह प्लस, ठीक है ना। चलो एक्स का स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर का 0, ठीक है ना, बन गए। अब देखो इसे हल कर लेते हैं। चलो अब यहाँ ध्यान देना, इसको भी डिटेल में एक बार समझा दे रहे हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होना चाहिए। देखो x को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, x गुणे x, 18 और गुणे x, दो दो का जोड़ा बना लो, ठीक है ना। ये यहां से बनेगा जो। अब इनका बना लो, इनका बनाओगे, देखो एक जोड़ा तुमने ये बना लिया, एक अब एक इनका बना लो जोड़ा। इनका क्या होगा, देखो -17 गुणे x, और इसको क्या लिखोगे, 17 गुणे 18 बराबर 306 होता है। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखो अब ये देखो कॉमन ढूंढो, क्या होते हैं कॉमन, यहाँ भी x और यहाँ भी x बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, ये वाला x प्लस का 18 बचेगा। अब यहाँ देख लो, यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17, तो माइनस का 17 हमने बाहर लिया तो यहाँ भी x बचा। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ 18 बच गया बराबर का 0, ठीक है ना। अब ये मिला के एक पद हो गए, ये पूरा एक पद हो गया कोष्ठक लिखने की वजह से, ये पूरा एक पद हो गया पद हो गया कोष्ठक लिखने की वजह से। अब इस पद में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, इस पद में ये कॉमन है, ये दोनों है ना इसमें। हम तो कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो इन दोनों पद में x + 18 क्या है, कॉमन है।
क्यों, ये दोनों में है। अब इसको बाहर ले लो, कॉमन मतलब बाहर मतलब इनको कॉमन ले लो, इनको तुमने कॉमन लिया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, इन दोनों पद में x+18 कॉमन है, हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x-17 बचा, बराबर क्या है, 0 है। एक बार इसको ले लो, 0, दो बार 0 क्यों करेंगे, अधिकतम घात 2 है तो मोल 2 होंगे, तो x बराबर -18, एक बार इसको 0 कर दो, x बराबर 17। भैया माइनस वाली चीज हम नहीं लेते, माइनस का तो इसको छोड़ देंगे, x बराबर क्या लेंगे, 17। अब क्रमागत संख्या पूछी थी, पहली हमने x मानी थी, तो पहली क्या हो जाएगी, x बराबर 17, और दूसरी क्या हो जाएगी, x+1 था तो x+1, 17+1 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है ना। चलो ऐसा भी लिख लेना, और 2 सवाल इसमें और है, उसको आज खत्म करा दे रहे हैं। दो सवाल और है, उसको हम क्या कर दे रहे हैं, खत्म करा दे रहे हैं, तुम्हारा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की जो माँ है रोहन से 26 साल बड़ी है, कह रहे उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, मतलब आज, मतलब जो अभी उसकी उम्र है, वर्तमान में जो उनकी उम्र है, वर्तमान से 3 साल बाद कितनी है, 360 हो जाती, समझ गए। मतलब कह रहा है कि अभी उनकी जो वर्तमान में उम्र है, तो उस वर्तमान की उम्र से 3 साल बाद उनकी उम्र कितनी हो जाती है, अब से 3 साल बाद उनकी उम्र का गुणनफल, उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 साल बाद 360 हो जाता है। समझो कैसे, हमसे कह रहा है भैया जो रोहन की माँ है ना, रोहन से 26 साल बड़ी है, तो अब रोहन की उम्र कितनी तो पता नहीं, कुछ मान लेते हैं, माना रोहन की आयु कितनी मानोगे, हमेशा अचर, अरे चर पद मानोगे x। अब कह रहे कि अब हमें पता लग गया कि रोहन की आयु कितनी है, x पर। अब उसकी माता जी इसकी उम्र से 26 साल बड़ी, हमने कहा अगर तुम्हारी उम्र 10 साल है, तुम्हारी माता जी तुमसे 26 साल बड़ी, तो मतलब 10 में 26 जोड़ोगे तभी तो 36 साल की तुम्हारी माता जी पता लगेंगी। इसी तरह रोहन की आयु उनकी माता जी की उम्र जोड़ दो, 26 साल बड़ी मतलब माता जी की उम्र रोहन की उम्र से 26 साल बड़ी, ठीक। यह है हमारा प्रथम शर्तानुसार, क्या है, प्रथम शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, मतलब द्वितीय शर्त हमारी क्या कह रही है, ये देखिए कि अब से मतलब जो इनकी वर्तमान आयु है, ये सब वर्तमान, मोहन की आयु मतलब मोहन की वर्तमान आयु है, क्या है, वर्तमान आयु है, ये समझ लेना। ये माता जी की भी क्या है, वर्तमान आयु। मोहन रोहन की वर्तमान आयु x है अभी की, माता जी की वर्तमान आयु x+26। अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु जो है आज जो अभी चल रही है, पहले क्या कह रहा है, हाँ उनकी आयु का गुणनफल अब से, मतलब जो अभी उनकी करंट एज है, वो करंट एज से वर्तमान आयु से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद, मतलब जो अभी हमारी उम्र चला, हमने कहा कि हमारी उम्र अभी जैसे हमने बोल दिया हमारी उम्र अभी है 27 साल, तो अब आज से 3 साल बाद हम 30 के हो जाएंगे, समझ गए ना। तो कहने का मतलब है कि अब से 3 साल बाद, तो अगर अब से 3 साल बाद तो रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु 3 साल बाद, तो भैया जो उसकी वर्तमान की आयु है उससे 3 साल बाद अगर जाओगे तो उसमें 3 साल जोड़ोगे, x+3 हो जाएगी, क्योंकि अभी तो वो x साल का है ना, और x से 3 साल बाद मतलब वो 3 साल आगे बढ़ेगा तो उसकी उम्र बढ़ेगी, बढ़ेगी मतलब जुड़ेगी तभी तो बढ़ेगी। और माता जी की क्या हो जाएगी, उनकी भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x+26 थी,
उसमें 3 साल जोड़ दो। तो रोहन की तो इतनी आई, माता जी की कितनी आ गई, x प्लस 29 आ गई, 29 आ गई ना। अब कह रहे हैं कि जो अब से 3 साल बाद उनकी आयु है उनका गुणा कर दो, और गुणनफल मतलब होता, कहता हूँ उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल है 360, कितना से, तो गुणनफल क्या होता है, गुणा करने पे जो फल निकल के आए। तो कह रहे हैं इनकी दोनों का जो आयु का गुणनफल है, मतलब कि गुणा करने पे जो गुण क्या आ जाए, गुणनफल आ जाए, जो फल निकल के आ रहा है वो कितना है, 360 है। गुणनफल का मतलब होता है कि गुणा करो, गुणा करने के बाद जो फल निकल के आता है, कर्म करो, कर्म का जो फल निकल के आता है, योग फल, योग करो, 4 और 3 को हमने योग किया और उससे बना 7, 7 क्या हो गया, 4 और 3 का फल, ठीक है ना। चलो अब इनका गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x, 3 नंबर 27 और 3 दूनी 6 तो 8, बराबर में कितना है 360। अब इसे हम सरल कर लेते हैं। चलो कैसे सरल करोगे, देखो यहाँ लिखो x का स्क्वायर प्लस का 29 का x, नहीं नहीं 29 और 3 मिलकर कितने हो गए 32x, जोड़ दो ना यहाँ 32x। अब 87 है प्लस का, अब भैया 360 उधर है, इधर लाओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब इसे सरल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, अब 360 में 87 गए, देखो घटा दो, यहाँ नहीं घट रहा, एक हासिल लोगे, 10 में 7 गया 3, 5 बचा, इधर ले लो 15 में 8 गए 7, इधर 2 बचा, कितना बचा 273, ठीक है ना। अब देखो एक चीज यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 360 में 87 गया 273, अब 273 माइनस का होगा प्लस का, हमने क्या बोला बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं, बड़ी संख्या क्या 360, तो माइनस का होगा, माइनस का 273 बराबर 0, ठीक है। कोई वही चीज, इनका गुणांक क्या है 1 है, इनका 3 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक का अचर पद से गुणा कर दो, और जो आएगा उसको ऐसा टुकड़ा करो कि जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए 32। अभी प्लस माइनस का ध्यान नहीं देंगे, वो बाद में लगाएंगे। देखो अब 273 का गुणनखंड कर लो, ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि भैया इसका इकाई अंक 3 है, और इस 3 से कटेगा, देख लेते हैं, 7 3 10 तो 12, 12 3 से कट जाता है, 3 9 27, 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, नहीं अब ये 3 से नहीं कटेगा, 9 1 10 हो रहा है ना जोड़ने में, और 10 3 के पहाड़े में आता नहीं। चलो अब 5 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 के लिए नियम ये कहता है विभाज्यता का कि इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो तभी कटेगा। अब 7 में आ जाते हैं, 7 का भी बता देंगे, 7 कम 7, 2 बढ़ा, इधर आ जाए 7 त्रिके 7 त्रिके 13 कम 13, ठीक है, कट गया, क्या हो जाएगा, हाँ 13 कम 13। अब हमें क्या करना है, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए जोड़ने घटाने में। देखो अब कैसा बनाएंगे कि हमें 32 आना चाहिए, हम ले लिए 13 तिया 39, और क्या ले लिया 7 ले लिया, 39 में 7 घटा दोगे 32 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो x की घात 2, हमने क्या लिया 13 और 39 और 7, चलो अब क्या ले लेंगे हम, हाँ पहले आप ये समझ लो सर जी 39 और 7 तो बन गया, हमें प्लस का 32 लाना है ना। अब जो चिन्ह लाना है बड़ी संख्या पे लगा दो, इस 39 लगा दो, इधर में माइनस, इधर प्लस लगा दो, इधर माइनस लगा दो, 39 में 7 गया 32 और प्लस का 32 होगा क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं। चलो प्लस का 39 एक्स माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। अब देखो या अब हमने 2 सवाल तुम्हें डिटेल में बताई थी कॉमन कैसे लिया जाता है, अब जान तो जाओगे ना। अब देखो यहाँ हम x कॉमन लेंगे, अंदर x बचेगा, x कॉमन लेंगे यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ से भी x चला जाएगा, क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा।
यहाँ माइनस का 7 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x, माइनस माइनस का प्लस, इधर क्या बचेगा 39, क्योंकि 7 में 39 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 273 ही आएगा। अब ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये दोनों जब एक पद हैं तो इन दोनों पद में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, इनको बाहर ले लो। और क्या कॉमन बचा, जब बाहर ले लिए तो x माइनस 7 बचा, ये तुमने बाहर ले लिया तो यही तो बचा। अब बराबर में क्या है, 0 है, एक बार ये 0 दिखा दो तो कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 39। उम्र कभी माइनस में होती नहीं, इसे छोड़ दो, x माइनस 7 बराबर 0 दिखा दो, x बराबर 7, ये तुम्हारा होगा। अब हमने रोहन की आयु क्या मानी थी x, तो x का मान कितना आ गया 7, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। और रोहन की आयु हमसे पूछा था, माता जी की पूछेगा तो भैया x की जगह 7 रख दो, 26 में जोड़ दो, 26 4 3 33, माता जी कितनी हो जाएगी 33 वर्ष। चलो ठीक, एक सवाल आपका और बाकी है, आपका प्रश्नावली 4.1 आज से खत्म, ठीक है। फिर आपका 4.2 चलेगा, उसमें आपका यही है कि भैया गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल निकालो। 3 विधियां होती हैं, हम आपको ज्यादातर गुणनखंड विधि बच्चों को समझ में आती है उसी से करते हैं। हम आपको तीनों विधि बताएंगे, पहले गुणनखंड विधि से बताएंगे, फिर आपको पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र से भी 2-2 सवाल बताएंगे, जो अच्छी लगेगा आप उनसे सवाल करेंगे, ठीक है ना। पहले पूरे सवाल हम गुणनखंड विधि से बता देंगे, फिर 2-2 सवाल आपको हम श्रीधराचार्य सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि से बता देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये आपका लास्ट सवाल है आपके चैप्टर का, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म, ठीक है ना। चलिए हमारा जो अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है, ठीक है। और तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, माना रेलगाड़ी की चाल x और दूरी कितनी दे रखी है 480, ये पहली शर्त है। तो समय कितना लगेगा ये हमें निकालना है। तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी 480, समय कितना हमें पता नहीं, और चाल कितनी x हमें पता नहीं। समय को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 480 बटे x को इधर लाओ, ये हमारा पहला शर्त है। अब द्वितीय शर्तानुसार हमारा क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार ये कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाती है, मतलब x से कितनी कम हो गई 8, जब चाल ये हो जाए तो भैया दूरी इसी दूरी को तय करने में क्या समय लगेगा, कह रहे जब उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो इसी दूरी को तय करने में उसको 3 घंटा अधिक लगता है। आप एक उदाहरण समझिए कि भैया जब आप 10 की चाल से चलते हैं तो आपको 5 मिनट लगता है, ठीक है ना। और जैसे ही आपने चाल अपनी 5 कर ली, आपका समय 10 हो गया, तो आपका समय कितना बढ़ गया 5। तो ये बढ़ा समय ना, ये पूछ रहा है कि जब चाल आपकी 5 हो जाती है तो समय 5 घंटे ज्यादा लगता है। तो 5 घंटे निकला कहाँ से, जब आपने दूसरे वाले समय से पहले वाले समय को घटाया तब निकला। तो यही यहाँ पे करना है, दूसरे वाले समय से पहले वाले समय को क्या करना है, घटा दो, और कुछ नहीं करना। देखो जब तब समय कितना लगता है भैया, जब चाल इतनी हो जाती है सब समय कितना हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता, चाल बराबर दूरी बटा समय। और जब चाल x माइनस 8 हो गई तो उसी दूरी को तय करने में अब कितना समय लगेगा, समय इधर ला लो, 480 बटे x माइनस 8,
अब यही तो 3 घंटा कह रहा है, जब चाल इतनी होती है तो 3 घंटा अधिक समय लगता है, जब चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है। तो जो 3 घंटा अधिक लगा है, तो जब कम हुई चाल तब तो 3 लगा, तो इसमें से जो ज्यादा वाली समय है, इधर वाला जो चाल है घटा तो ये वाला जो समय है पहले वाले समय से घटा दोगे तो वही तो 3 घंटे ज्यादा आएगा। जैसे समझाया था तुम भी, देखो भैया चाल 10 थी तो मान लो आपको लगे समय 20, चाल आपकी 5 हो गई तो लग गया 40, अब ज्यादा कितना लगा 20, तो मतलब चाल जब कम हुई तो यही 20 घंटा ज्यादा लगा। चाल जब 8 कम हुई तो 3 घंटा ज्यादा लगा, तो यहाँ से घटाने पे मिला ना 20, तो इसको भी कथा घटा दो, 480/x-8 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका पहला वाला समय, ये घटा दो, यही तो 3 घंटा है आपका। चलो निकाल लो, कुछ नहीं, अब सरल कर लो। देखो इसे करो 480x, इनका ऐसे गुणा कर दो, इनका ऐसे कर दो, इनका ऐसे कर दो, ये इनका नियम होता है, ठीक है ना सीखने का, इनका ऐसे को। अब इसको समझना, 480x माइनस लगा, इनका यहाँ करो 480x माइनस 8। अब देखो पूरे को उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो 3 गुणे x माइनस 8, ठीक है समझ में आया। इन दोनों को गुणा करोगे, इनको ऊपर ले जाओ। अब देखो यहाँ कर रहे हैं, हाँ जगह का कमी, यहाँ पे लिख लेना इसे, ये निकल गया हमारा, ये आप लिख लेना। अभी हम इसको यहाँ करके बता रहे हैं, देखो अब इनका गुणा कर दो, 480x माइनस इनका गुणा करा दो 480x, और माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। 480 में 8 का गुणा कराओगे तो 8 अठाई 64, नहीं 480 में 8 का गुणा कराओगे ना, करा दो 8 शून्य शून्य, 8 अठाई 64, 6 हासिल 8 चौक 32, 6 38। अब देखो बराबर में क्या है, ये तो इधर का हुआ, इससे भी लिख लेना, मिटा देना, ठीक है ना, जगह नहीं है इसलिए मिटाना पड़ रहा है। यहाँ आपका सवाल आ जाएगा, बराबर में क्या है, देखो इनका गुणा करा दो भैया, ये 3 का x में कराओगे 3x हो जाएगा, 3x का अंदर करा दो 3x स्क्वायर हो जाएगा, वहां करा दो तो माइनस का 24x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 38 40, और बराबर में क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का 24x, इसको इधर ले जाओ, 3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस वाला उधर जाएगा तो 38 40 बन जाएगा, बराबर के 0 दिखा दो। अब देखो है तो वही चीज, इनका गुणा यहाँ करना है, ये लेकिन लंबा हो जाएगा, कुछ अगर कॉमन आ रहा है कॉमन लेके छोटा कर लो, 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर 3 अठे 24x, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24 बराबर 0। चलो 3 को उधर ला दो, 0 में चला जाएगा, बचेगा क्या 1280 बराबर 0। अब देखो इनका गुणांक 1, 1280 से इनका क्या हो जाएगा गुणा, अब 1280 के निकाल दो गुणनखंड, 2 छंगा 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंगा 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दहम 20, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2। अब देखो ऐसा जोड़ा बनाओ कि जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, ऐसा जोड़ा बनाओ कि जोड़ने घटाने में 8 आना चाहिए। चलो देखते हैं, अच्छा ये हमने 2 लिख दिया, देखो यहाँ गलती है, 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5 होगा, ठीक है ना, 2 पंचे 10 5 एक कम 5, यही छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। देखो अब जोड़ा बनाओ, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है ना, और 20 दूनी 40 बना लो, ये अलग से बन गया 40 का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये बन गया 32 का, 40 में 32 घटा तो 8 आ जाएगा, बन गया ना। चलो अब 40 में 32 कैसे घटाओगे, हमें माइनस का 8 चाहिए,
तो बड़ी संख्या के पीछे माइनस लगा, तो हमने क्या बताया था, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं। ये प्लस कर दो, प्लस माइनस माइनस, 40 में 32 गए 8 और माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुणा करने में तुम्हारा वही आएगा 1280 कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस का 1280 जीरो। चलो यहाँ x का मान लोगे तो x माइनस 40, यहाँ प्लस का 32 का मान लोगे तो x माइनस 40। अब इन पद में तुम क्या लोगे, x माइनस 40 का मान ले लो, ठीक है ना। हाँ ये अलग पद ना यहाँ कर दे रहे हैं, ऊपर वाला अलग है ना ये, चलो ये अलग है। अब इनमें x माइनस 40 का मान ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 32 बराबर क्या है 0। एक बार इसको 0 दिखा दो, x बराबर 40, एक बार ये 0 दिखा दो, x बराबर माइनस का 32। माइनस वाला छोड़ देते क्योंकि चाल कभी माइनस तो होती नहीं, ये वाला ले लो। तो x बराबर 40 क्या आ गया, हमारी चाल आ गई, ठीक है ना। यही हमसे पूछा था रेलगाड़ी की चाल, x वाली 40 क्या हो जाएगी, किलोमीटर घंटा। आज के लिए इतना ही, आपका पहला टॉपिक 4.1 खत्म हो गया है और कल आपका चलेगा 4.2, जिसमें आपका सवाल रहेगा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को क्या करना है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि आसान होती है, बच्चों को समझ में आती है, तो हमने गुणनखंड विधि आज आपको हमने बताई भी है। कल आपका 4.2 के सवाल जो रहेगा कि द्विघात समीकरण के मूल निकालना है, वो हम गुणनखंड विधि से निकालना आपको बताएंगे। बाकी आपके जो पूर्ण वर्ग विधि है और सीधाचार सूत्र विधि उसको भी बताएंगे, दो सवाल कम से कम, क्योंकि उनके भी उस तरीके से भी आप कर लोगे तो पता लग जाएगा आपकी, मतलब पता लग जाएगा कि इस तरीके से कैसे हमारे सवाल होते हैं। अब आपको जो तरीका ज्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके से निकालने की प्रयास कीजिएगा। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो पूर्ण ये तो गुणनखंड विधि से नहीं निकलते, जटिल होते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट सूत्र विधि, जो हमारा सूत्र होता है सीधाचार सूत्र, उसमें रखते डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो कल आपका 4.2 चलेगा, आपको मूल निकालना है। मूल तुमने आज ही निकालना आपको सिखा दिया गुणनखंड विधि से। 3 विधि होती है, आपका गुणनखंड विधि चल रहा है, कल आपका 4.2 के सवाल हल करा जाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल निकालना गुणनखंड विधि से, और आपको पूर्ण वर्ग विधि और सीधाचार सूत्र विधि से भी कम से कम 2 सवाल बताएंगे, जिससे कि आप उन तरीकों से भी समझ सकें और सीख सकें। आज के लिए इतना ही, चलिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल मिलेंगे आपको फिर, ठीक है, चलिए।